वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएसडीपी सेकेंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय में चैप्टर नंबर 17 कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, ये आपने शायद मैनेजमेंट में आपको पढ़ा दिया होगा। इसकी परिभाषा ये है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि गाय को या भैंस को हम जब वो ईट में आते हैं तो उसको गैबिन करवाते हैं, लेकिन उसमें सांड का या जोटे का उपयोग नहीं करते हैं। उसकी जगह कृत्रिम विधि द्वारा आर्टिफिशियली स्वस्थ सांड जो होता है, प्रून सांड जिसे बोलते हैं, अच्छा ब्रीडेबल बुल जिसे सिलेक्ट करते हैं, उसका वीर्य एकत्र करते हैं, उसका वीर्य सीमन जो है वो कलेक्ट करते हैं। और जब गाय हीट में आती है उस टाइम उसके प्रजननांग में, यानी उसके जो जननांग है उसमें, जो जैसे सर्विक्स है, यूट्रस की बच्चेदानी की सर्विक्स है, उसमें या बच्चेदानी में यंत्रों की सहायता से मतलब आप जानते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं एआई गन से उचित समय पर स्वच्छतापूर्वक वीर्य को डालना, यह स्थापित करना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ये कृत्रिम गर्भाधान आप सभी अच्छी तरह जानते हो, इसकी परिभाषा ये है। अब ये कृत्रिम गर्भाधान जो है, वैसे अभी आपको शायद मैनेजमेंट में बताया होगा कि भाई सीमन को कैसे कलेक्ट करते हैं, सांड से सीमन को कलेक्ट कैसे करते हैं। आर्टिफिशियल वेजाइना है, आर्टिफिशियल वेजाइना यानी कृत्रिम योनि बनी हुई है। अपने प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे, उसका कुछ सामान कम है, वो मंगवा के उसमें सांड का वीर्य एकत्रित करते हैं, वो भी आपको बताएंगे कैसे करते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या लाभ हैं, ये क्यों करते हैं हम, इसके लाभ क्या क्या है, तो ये एक एक करके हम अध्ययन। सबसे पहला लाभ तो ये कि उन्नत सांड जो होता है, उन्नत नस्ल का सांड है, उसका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं हम, उसका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्राकृतिक रूप से एक सांड से गाय को या जो बुफेलो बुल से भैंस को गैबिन करवाते हो, तो वो एक दिन में 1 या 2 गाय को गैबिन कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और महीने में वो 50 से ज़्यादा नहीं कर सकता, ये उसकी इतनी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप उसका सीमन जो इकट्ठा कर लेते हो, उसका सीमन इकट्ठा कर लेते हो और उस सीमन के आगे आप डोज बना लेते हो, अलग अलग डोज बना, जैसे सीमन के स्ट्रा नहीं देखे आपने, जो लिक्विड नाइट्रोजन रखते हो, तो एक बार के जो सीमन है सांड का, एक बार में जो सीमन डिस्चार्ज होता है उससे कई संख्या में सीमन स्ट्रा तैयार होते हैं। तो एक सांड से हम कई गायों को गैबिन कर सकते हैं, कई गायों को एक बार के सीमन से कई गायों को गैबिन कर सकते हैं। और वो अपने जीवन काल में सांड जो है वो कई मतलब संतान पैदा कर सकता है, मतलब हजारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में। एक ये पद्धति जो है वो किफ़ायती है, यानी ये सस्ती पद्धति है। कैसे सस्ती है, इस पद्धति से अगर आप गायों को गैबिन करवाते हो कृत्रिम विधि से, तो ग्राम पंचायत स्तर पे सांड रखने का खर्चा जो है ना वो टल जाता है। पहले एक ग्राम पंचायत स्तर पे एक सांड होता था, उसकी देख रेख करते थे, उसके लिए आदमी रखना पड़ता था, उसको चारा दाना है, बीमार होता था वो। लेकिन अब ऐसा उसको रखने की मेहनत जो है वो बच जाती है, पैसा बच जाता है, और मादा पशु जैसी ताव में आती है अपने कृत्रिम गर्भाधान करवा लेते हैं। किसी मतलब इंसेमिनेटर को बुला लेते हैं, जैसे आप लोग इंसेमिनेटर बनोगे कल को, कंपाउंडर लगोगे हॉस्पिटल, तो आपको बुलाएंगे टेलीफोन से, आप उसकी गाय को एआई करके और वो गाय गैबिन हो जाएगी। एक होता है हर्ड इम्प्रूवमेंट। हर्ड आपको मैंने हर्ड रजिस्ट्रेशन पढ़ाया था, इससे पहले वाला लेक्चर था। तो हर्ड इम्प्रूवमेंट, झुंड का उत्थान, यानी सीमन बैंक जहाँ होता है, जैसे बस्सी में अपना विभाग का सीमन बैंक है बस्सी में, वहाँ पे सांड रखे हुए अच्छी नस्ल के, उनसे सीमन कलेक्ट करके सीमन डोज बनाते हैं, फिर वो सीमन स्ट्रा जो है वो आगे आगे सभी जिलों को सप्लाई करते हैं। तो सीमन बैंक में उन्नत नस्ल के पूर्वन सायर होते हैं, सांड जिसे बोलते हैं, वो मेल, वो रखे जाते हैं, जिसे पशुपालन के पशुओं में अनुवांशिक संगठन यानी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है उससे, क्योंकि अच्छी नस्ल के सांड होंगे तो आगे जो जनरेशन पैदा होगी वो अच्छी नस्ल की पैदा होगी। तो इससे हमको हर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने हर्ड का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
और कुछ प्रजनन या अन्य रोगों का बचाव। यानी इस विधि में जो सीमन इकट्ठा करते हैं वो सांड को, पहले तो सांड को जांचते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी नस्ल का है, फिर उसका सीमन जो है वो स्टरलाइज विधि से कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी डोज बनाते हैं, आगे सीमन स्ट्रा बनाते हैं। तो वो भी मतलब क्या है कि बहुत हाइजीनिक तरीके से उसको तैयार करते हैं, जिससे उसमें कोई बीमारी की गुंजाइश नहीं होती। जैसे मान लो बीमारी होती है ना पशु में, ब्रुसेलोसिस है, ट्राइकोमोनियसिस है, विब्रियोसिस आदि है, जिससे अबॉर्शन होता है, ये बीमारी उन पशुओं में नहीं होती है, क्योंकि अब उसको बीमारी को हम होने ही नहीं देते उसमें। और अगर आप उसको प्राकृतिक रूप से कराओगे नए दूध, तो सांड में अगर बीमारी हो कौन उसको टेस्ट करेगा, वो बीमारी उसको दे देगा। और इस पशु में नर व मादा का सहवास नहीं कराया जाता है। इस विधि में नर और मादा का सहवास नहीं कराते हैं, अतः एक दूसरे से कोई संक्रमित बीमारी नहीं लगती है। अगर मान लो मादा बीमार है और सांड से नहीं दूध रहते तो सांड में बीमारी हो जाएगी, सांड बीमार है तो गाय में बीमारी आ जाएगी। जो जेनेटिक डिजीज़ होती है ना, जो संक्रामक डिजीज़, वो इस विधि से करने पे नहीं होती है। दूसरा क्या है कि मेटिंग ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ टू पार्टनर्स। यानी अगर आपने मान लो प्राकृतिक परिसेवा दे रहे हो, प्राकृतिक नेचुरल सर्विस से अगर उस गाय को ज्ञापन करवा रहे हो और सांड बहुत बड़ा है, गाय छोटी है साइज़ में, तो क्या करा सकते हैं? उसको नहीं करा सकते, उसका मतलब मेटिंग नहीं हो सकती, तो वो नए दूध होगी नहीं। तो उसको ज्ञापन कराने के लिए क्या करेंगे? एआई वाला मेथड है। इसमें मतलब क्या है कि सांड तो होता नहीं है, सांड का वीर्य है हमारे पास में, उसको आर्टिफिशियल उसके वेजाने में वेजाने के थ्रू सर्विस में डालना है या बच्चेदानी में डालना है, तो उसमें साइज़ का कोई झंझट नहीं है। ऐसा है नर व मादा से बच्चे प्राप्त करना है। अगर मान लो कोई सांड अच्छी नस्ल का है लेकिन उसके कोई डिफेक्ट है, तो भी हम उसका सीमन कलेक्ट कर सकते, इलेक्ट्रिक मेथड से सीमन उसका कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर गाय लंगड़ी है, अगर गाय लंगड़ी है एक पैर से, तो सांड का बोझ वो सहन नहीं कर सकती, तो वो फिर क्या नया दूध नहीं कराना उसको, तो करा सकते हैं। किससे? एआई से। एआई में कोई सांड ऊपर गाय के ऊपर माउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम एआई गन से उसको नए दूध कर सकते हैं। तो ये अगर मान लो नर प्राकृतिक मैथुन नहीं कर सकता या मादा प्राकृतिक मैथुन से वंचित रह जाती है पैरों में चोट के कारण, तो हम इस एआई पद्धति से प्रजनन क्रिया करवा सकते हैं। अगर मान लो सांड जो है बहुत अच्छी नस्ल का है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रो इजैकुलेशन मेथड जो है उसके द्वारा हम उसका सीमन इकट्ठा करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस विधि में यानी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली विधि है, इसमें प्रजनन संबंधी रोग जो है उनका जल्दी पता लगता है। जो जेनेटिक डिजीज़ है उसका डिटेक्शन जल्दी होता है, क्योंकि हम अपने जब यही करते हैं तो मादा पशु के जननांगों को पकड़ते हैं, तो हमें पता लग जाता है कहीं सोजन तो नहीं है, अंदर पस तो नहीं है, या गाय पहले से ज्ञापन तो नहीं है। इस कई चीज़ों का हमें पता लग जाता है और हम उसका पहले ही उपचार कर लेते हैं। लेकिन अगर सांड से उसको गर्भित करवाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता उसकी बीमारी क्या है। तो इससे पशुपालक जो है वो आर्थिक नुकसान से बच जाता है। दूसरा एक फ़ायदा देखो कि नर पशु जिसकी माँ का दूध अच्छा था, जो अच्छा फिजिकली अच्छा है, जेनेटिक गुण अच्छे हैं उसमें, उस सांड से अगर वो मर भी जाए ना सांड, तो भी उसके मरने के 50 साल तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उसका सीमन जो है ना लिक्विड नाइट्रोजन हम स्टोर कर सकते हैं और वो मतलब कई सालों तक स्टोर रहता है। तो अगर कोई आदमी सांड मरने के 10 साल बाद कह दे कि हमें उस सांड का बच्चा चाहिए, तो हम इस विधि से उस सांड का बच्चा गाय में या भैंस में पैदा कर सकते हैं। एक होता है लेखा जोखा का अच्छा रख रखाव, यानी जब हम एआई पद्धति को अपनाते हैं तो मादा व सांड का पूरा लेखा जोखा होता है हमारे पास में, मादा का भी है और सांड का तो पूरी बायोडेटा हमारे पास होती है, जहाँ से हम सीमन लेके आते हैं। क्योंकि इससे पता चलता है, जब गाय को एआई करवाते हैं तो लिखता है पूरा रिकॉर्ड, जो इंसेमिनेटर है वो, कि गाय के कब टीका लगाया और उसका कब वो नेक्स्ट टाइम ब्याएगी। 3 महीने बाद उसका मतलब पीडी करते हैं, पोस्ट मतलब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के बाप के बारे में, माँ के बारे में हिस्ट्री पूरी हम देख सकते हैं। अगर सांड से हो तो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता है।
नर से संभोग क्रिया का नहीं होना, यानी कई बार मादा ताव में होती है, मतलब मादा कई बार हीट में होती है, लेकिन नर को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देती है। कई गाय ऐसी होती है जो जो सांड होता है उसको अपने ऊपर माउंट नहीं करने देती, तो संभोग नहीं हो पाता है और मादा संभोग नहीं होने के कारण बांझ रह जाती है। लेकिन एआई विधि से, कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशुओं को गर्भित किया जा सकता है और उनके बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। एक क्या है कि कम स्थानांतरण व्यय, समय की बचत होती है, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेविंग ऑफ टाइम होता है। कैसे? मादा पशु जब ताव में होती है तो हमें नर पशु को ढूंढना पड़ता है कि नर पशु कहाँ मिलेगा, यानी सांड कहाँ मिलेगा, इस गांव में नहीं तो उस गांव में उसके पीछे घूमते हैं, फिर वो वहाँ नहीं मिले तो गाय हीट जो है उसकी चली भी जाती है कई बार। लेकिन ये जो विधि है एआई वाली, इसमें सिर्फ इंसेमिनेटर को फ़ोन करते हैं और वो 5 मिनट में अपने घर आ जाता है और टीका लगा के चला जाता है और अपना नॉमिनल चार्ज ले लेता है वो, और उससे समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और शारीरिक श्रम की बचत होती है। अगर आप सांड ढूंढने जाते हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे आप बच सकते हो। चोट आदि से बचाव है, अगर मान लो सांड बहुत बड़ा है, गाय छोटी है शेप में, तो वो सांड ऊपर मान लो माउंट करेगा तो गाय गिर सकती है नीचे, उसके लीवर फ्रैक्चर हो सकती है। लेकिन अगर आप एआई की विधि से उसको गैबिन करते हो तो ये झंझट उसमें नहीं होता है या ये रिस्क नहीं होती है, चोट लगने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक प्रोजनी टेस्टिंग, यानी इस विधि को अपनाने से प्रोजनी की जांच, यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके जो प्रोजनी कैसे पैदा हो रही है, उसके गुण क्या होंगे, वो इससे अपने पता चल जाता है। क्योंकि हमारे पास में युवा अवस्था में सांड प्राप्त हो सकता है, जैसे ये आपके पास सारे गुण हैं उनके, तो हम जो बछड़ा पैदा होता है उसको जल्दी ही सांड बना सकते हैं। नहीं तो हम ढूंढते फिरते हैं कि हमें कोई ऐसा सांड मिले जिसको हम पालें। दूसरी जगह अगर कोई सांड जो है अमेरिका में सांड है और उससे हमें अपनी गाय को गैबिन करवाना है, तो क्या पॉसिबल है कि हम अमेरिका सांड को ला सकते हैं? नहीं ला सकते, लेकिन हम उस सांड के सीमन को ला सकते हैं। एरोप्लेन में सीमन आ सकता है, वहाँ से जार रखो और वो जार जो यहाँ आ जाएगा उसमें सीमन है, कितनी डोज होती है उसमें, आप उस अमेरिका में पल रहे सांड के सीमन से अपनी गाय को या बुफेलो बुल को, बुफेला बुल है तो उससे भैंसों को गैबिन कर सकते हो। तो ये कुछ फ़ायदे थे कृत्रिम गर्भाधान के। अब इससे कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है वो बताते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से होने वाली हानियाँ, एक तो क्या होता है, इस खर्चा ज़्यादा बैठता है, इस खर्चीला है। ये कैसे खर्चीला है कि इसमें इस विधि को अपनाने पे सीमन तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े साइंटिस्टों की जरूरत पड़ती है, तकनीकी व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा खर्चीला है। इस विधि में अगर आपने ये विधि अपनाते और उसमें अगर आपने वीर्य इकट्ठा करने से लेकर इंसेमिनेशन करने तक, यानी वीर्य को इकट्ठा करने से लेकर उसको उसकी डोज तैयार करने में और उसको फिर आप सीमन को इंसेमिनेट करते हो गाय में, वहाँ तक अगर आपने कोई सावधानी नहीं रखी, आपने सावधानियाँ नहीं रखी, तो फायदे के स्थान पर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे वीर्य इकट्ठा करके यदि उसका परीक्षण भली भांति नहीं किया आपने उसका परीक्षण, तो संक्रामक रोग जो है वो फैल सकते हैं। सांड की समय समय पर वो सांड जिसे आप सीमन कलेक्ट करते हो उसकी अगर आप समय समय पर प्रजनन संबंधी बीमारियों की जांच नहीं करते हो तो संक्रामक रोग को आप पूरे क्षेत्र में फैला सकते हो। यदि वीर्य अच्छी गुणवत्ता का नहीं है या मादा को निश्चित समय के ताव आने पर आपने नहीं लगाया तो पशु गैबिन नहीं होगा। उससे क्या है, इंसेमिनेटर को जानकारी होना ज़रूरी है कि ये गाय हीट में है कि नहीं है, सीमन सही है कि नहीं है, नहीं तो मालिक को नुकसान होगा, गाय जो है वो गैबिन होगी नहीं। कई बार क्या है कि गाय जो है ना गैबिन होती है लेकिन फिर भी वो हल्का सा मतलब कि हीट के सिम्टम दिखाती है, तो यदि इंसेमिनेटर यानी कंपाउंडर या डॉक्टर जो टीके लगा रहा है उसके गैबिन होने के लिए, वो उसको बिना चेक किए अगर टीका लगा देता है तो वो अबॉर्शन हो सकता है उसका, तो ये नुकसान है इसमें। यदि सांड का
उत्पादन के आधार पर चयन करना है तो उस सांड की माँ में सिस्टिक ओवरी एबनॉर्मलिटीज, लैक ऑफ सेक्स लिबिडो जैसे अनुवांशिक जीन अगर है तो वो फार्म में या भारी नुकसान हो सकता है। यानी उस सांड के जिससे आपने सीमन इकट्ठा किया है उसमें अगर कोई जेनेटिक बीमारियां हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बीमारी जो है वो पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप टीके लगा रहे हो, यानी देखो एक सांड का सीमन जो है वो जयपुर में कलेक्ट करते हैं और उससे फिर मतलब कि बहुत सारी डोज बनाते हैं, फिर वो पूरे स्टेट में सप्लाई करते हैं। अगर उस सांड के जेनेटिक डिजीज़ के बारे में जानकारी नहीं हुई या उनके अगर उसमें जेनेटिक बीमारियां कुछ है तो वो बीमारी पूरे स्टेट में फैल जाएगी, इससे नुकसान होगा। तो ये संतानें जो पैदा होगी वो भी इसी प्रकार की बीमारी लेके पैदा होगी। तो ये कुछ नुकसान थे इसके। तो ये कृत्रिम गर्भाधान के बारे में था एक्सटेंशन में, जो आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। ये आपको मैनेजमेंट में भी पढ़ाएंगे, शायद पढ़ा दिया होगा। फिर आपको सेकेंड ईयर में जब जाओगे तो आपको गायनेकोलॉजी में ये पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।